हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक और नई और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है द माइम, मौत का बदला। डरा हुआ अभय अपनी माँ शांता से रमेश के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है, जिस तरह शर्मा अंकल, विनय और राघव अंकल मारे गए हैं, ठीक वैसे ही मैं और पिताजी भी मारे जाएंगे। आखिर ये रमेश कौन है और अभय को मारे जाने का डर क्यों सता रहा है? आखिर वो तीनों क्यों और कैसे मारे गए? इन सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे इस कहानी में आगे। और क्या उन तीनों की तरह ही ये दोनों भी मारे जाएंगे या फिर ये दोनों बच जाएंगे? आइए जानते हैं कि क्या हुआ इस कहानी में आगे। शाम के वक्त अभय भागा भागा घर आया और अपनी माँ शांता से कहता है, माँ, तुम्हें पता है क्या, वो जो हमारी दुकान के बगल में कपड़े की दुकान थी ना, उनके मालिक शर्मा जी की रात में मौत हो गई। क्या? कैसे? शांता ने चौंकते हुए पूछा। उनकी लाश सुबह पंखे से लटकी हुई मिली थी। सुबह पिताजी ने मुझे उनके घर किसी काम से भेजा था, जिस कारण मुझे ये पता चला, अभय ने जवाब दिया। बड़े भले आदमी थे बेचारे। जब से हमारी दुकान में चोरी हुई है तब से न जाने क्या हो गया। हमारी दुकान के आसपास के सभी दुकानदारों की मौत हो रही है। कोई सुसाइड कर रहा है तो कोई ट्रक के नीचे आकर अपनी जान गंवा रहा है। और अब शर्मा जी भी, तुम्हारे पिताजी भी हार्ट अटैक से मरते मरते बचे हैं। अगर उस दिन हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती तो वो भी हार्ट अटैक की वजह से। शांता कुछ और बोल पाती उससे पहले ही अभय उसे टोकते हुए कहता है, शुभ शुभ बोलो माँ, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्यों सोचती हो? ठीक है, नहीं सोचती, लेकिन शर्मा जी की मौत के बारे में अपने पिताजी को अभी कुछ बताना नहीं, वरना वो घबरा जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ जाए। शांता बोली। ठीक है माँ, मैं अभी पिताजी से कुछ भी नहीं बताऊंगा, अभय बोला। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी अभय के पिता के चीखने की आवाज़ आती है। रमेश, रमेश! उसकी चीख सुनकर वो दोनों उनके कमरे की तरफ भागते हैं। क्या हुआ? कहाँ है रमेश? वो तो 1 महीने पहले मर चुका है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? शांता बोली। नहीं, वो अभी यहीं था। उसने अपने चेहरे पर सफ़ेद रंग पोता हुआ था, वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था जिसमें काली धारियाँ थी। उसकी मुस्कान बहुत भयानक थी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। अभय के पिता ने डरते हुए कहा। देखिए जी, उस दिन की घटना से आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इसीलिए आपको रमेश दिखाई दे रहा है। वो यहाँ नहीं है। वो हम सब से इतनी दूर जा चुका है कि अब वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। इसलिए अब आप उसका वहम अपने मन से निकाल दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, शांता ने समझाया। उसके समझाने के बाद वो थोड़े शांत हो गए। आखिर ये रमेश है कौन जिससे शांता के पति और अभय के पिता इतना डर रहे हैं? वो जानने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभय के पिता राजू की कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान थी। वहीं पास में ही एक चौराहा था जहाँ पर रमेश लोगों को हंसाया करता था। वो एक माइम आर्टिस्ट था। वो बिना कुछ बोले अपने शरीर के एक्शन और चेहरे के हाव भाव से लोगों को हंसाया करता था और लोगों का मनोरंजन करके उसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे अपना गुजारा करता था। कभी कभी राजू भी उसे कुछ रुपए दे दिया करता था, क्योंकि रमेश राजू की दुकान के पास ही माइम किया करता था, जिस कारण राजू उसे जानने लगा था। रमेश एक किराए के घर में अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। वो भी लोगों के घरों में काम किया करती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। रमेश भले ही गरीब था, लेकिन अपनी पत्नी चंपा के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और एक एक्सीडेंट में उसकी खुशी, यानी कि उसकी पत्नी चंपा की मौत हो गई। तब से रमेश बिल्कुल बिखर गया। चंपा के जाने के बाद रमेश बिल्कुल ही बदल गया था, जिस कारण लोग अब रमेश की
माइम देखकर हंसने की बजाय बोर होने लगे थे। रमेश जी जान लगाकर अपना दुख छुपाकर लोगों को हंसाने की कोशिश करता, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था, जिस कारण धीरे धीरे लोगों ने उसे पैसे देना बंद कर दिया। पैसे ना होने के कारण रमेश ने कमरे का किराया भी नहीं दिया था, जिस कारण मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हताश और निराश रमेश भूखा भी था, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था जिससे वो खाने के लिए कुछ भी खरीद सके। भूखा रमेश वहाँ जा पहुँचा जहाँ वो माइम किया करता था। वहाँ पर एक होटल था जहाँ वो अक्सर जाकर समोसा खाता था। उस दिन भी रमेश ने सोचा कि होटल वाले से जान पहचान है तो जाकर समोसा खा लेता हूँ, पैसे बाद में दे दूँगा। ये सोचकर रमेश होटल में जाकर समोसा खा लेता है और जैसे ही होटल वाले से पैसे बाद में देने की बात करता है, वैसे ही होटल का मालिक भड़क जाता है और रमेश को खरी खोटी सुनाकर उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। उस दिन के बाद रमेश कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, किसी को भी नहीं पता। न ही किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन जिस दिन से रमेश गायब हुआ था, उस दिन से राजू की दुकान के पास जितनी भी दुकानें थी, उनके मालिकों की दर्दनाक और भयानक मौतें होने लगी थी। दरअसल दुकानदार द्वारा बेइज्जत किए जाने के बाद रमेश राजू की दुकान के पास जाकर बैठा था और उसी रात राजू की दुकान में चोरी भी हो गई थी। उसे वहाँ बैठे हुए कुछ दुकानदारों ने देखा था, जिस कारण चोरी का इल्ज़ाम उसी पर लगा दिया। उसे चोर समझकर राजू और उन दुकानदारों ने उसे दुकान में बंद करके खूब पीटा था। उनकी पिटाई से उसकी मौत हो गई थी। उसे जान से मारने के बाद वो सभी लोग उसकी लाश को जंगल में फेंक आए थे। रमेश की पिटाई राजू, शर्मा, राघव, अभय और विनय ने मिलकर की थी। रमेश की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो सभी अपने अपने घर वापस लौट गए। लेकिन उस दिन के बाद से उन सभी की ज़िंदगी मानो भयानक सपने की तरह हो गई। राजू ने दुकान में चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी और इसी के सिलसिले में राजू और राघव पुलिस स्टेशन गए थे। लेकिन वहाँ का काम खत्म होते होते रात हो गई थी। पुलिस स्टेशन का काम खत्म करके वो दोनों घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी दुकानें भी थी। इसलिए राघव ने कहा, घर वापस जाने से पहले एक बार दुकान हो आते हैं, इसके बाद घर चलेंगे। राजू ने उसकी बात मान ली। जैसे ही वो दोनों उस चौराहे पर पहुँचे जहाँ उनकी दुकानें थी, वैसे ही राघव अजीब हरकतें करने लगा। वो कभी चलते चलते रुक जाता, तो कभी दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कूदने लगता, तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने की एक्टिंग करने लगता। लेकिन उसके मुंह से हंसने की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे देखकर राजू को बिल्कुल अजीब लगा, क्योंकि ऐसी हरकतें रमेश किया करता था। तभी अचानक राघव राजू की तरफ देखने लगा और रोने की एक्टिंग करने लगा। राघव को इस तरह देखकर राजू पूछता है, क्या हुआ राघव, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? लेकिन राघव कोई जवाब नहीं देता। दोबारा पूछने पर भी राघव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और राजू की तरफ बढ़ने लगा। राघव के इस तरह हरकत करने के कारण राजू थोड़ा डर गया और पीछे हटने लगा। तभी राघव दौड़कर उसके पास आया और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। जैसे ही राघव ने ऐसा किया, राजू जोर से चीख पड़ा। राजू को इस तरह डरा हुआ देख राघव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो डरपोक हो यार, हंसते हुए राघव बोला। अरे यार, तुम बिल्कुल उस रमेश के जैसे करने लगे थे, तो मुझे क्या किसी को भी डर लगेगा, राजू बोला। अरे यार, यहाँ आते ही मुझे उसकी याद आ गई। वो ठीक ऐसे ही किया करता था ना, और हम उसे 5-10 रुपए दे दिया करते थे। वो भी क्या दिन थे, राघव बोला। जैसे ही वो दोनों राजू की दुकान के पास पहुँचे, वैसे ही राघव ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ बैठा था, उसके बाद यहाँ से चला गया था, मैंने दुकान में चोरी नहीं की। इतना कहकर राघव ज़मीन में गिर पड़ा। उसके बाद खड़ा होकर वो दुकान की दीवार से सिर टकराने लगा। पहले तो राजू को लगा कि राघव रमेश की नकल कर रहा है, क्योंकि उसे भी उन लोगों ने ऐसे ही दीवार में सर टकरा टकरा कर मारा था। लेकिन जब राघव के सिर से खून निकलने लगा, तब राजू घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने राघव को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन राघव को नहीं रोक पाया। कुछ देर तक दीवार से सिर टकराने के बाद अब राघव एकदम शांत हो गया। शांत होते ही राघव बेहोश हो गया। उसके बाद किसी तरह से
राजू उसे उसके घर तक ले गया और जब उसे होश आया तो उसने उसे सब कुछ बता दिया और उससे ऐसी बात करने का कारण पूछा। राघव ने उसे बताया कि जैसे ही उसने दुकान की तरफ देखा उसे रमेश खड़ा दिखाई दिया और रमेश को देखते ही उसने अपने शरीर से काबू खो दिया और जैसे जैसे वो कर रहा था वैसे वैसे मैं भी करने लगा। लगता है सिर में चोट लगने की वजह से तेरा दिमागी संतुलन हिल गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। तूने पहले भी ऐसा मजाक किया था और मैं डर गया था, लेकिन ये मजाक तुझ पर ही भारी पड़ गया। इतना कहकर राजू वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसी रात राजू अपने कमरे में बैठा अपनी दुकान के बारे में सोच रहा था। तभी उसे ऐसे लगा जैसे दीवार में टंगी उसकी तस्वीर टेढ़ी हो गई है। राजू तस्वीर सीधी करने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे वो तस्वीर उसे घूर रही है। राजू दीवार से फ़ोटो निकालकर बड़े ध्यान से देखने लगता है। देखते ही देखते उसमें उसकी फ़ोटो की जगह रमेश की फ़ोटो आ जाती है, जिस कारण वो डर के मारे तस्वीर फेंक कर जैसे ही पीछे की तरफ भागने वाला होता है वैसे ही उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिस कारण वो इतना घबरा जाता है कि उसके दिल की धड़कन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद शांता और अभय तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है। उसके कुछ दिनों बाद अभय रात के लगभग 2 बजे अपनी बाइक से ऑफिस से अपने घर जा रहा था। उस रात उसका ओवर टाइम था, इसलिए उस रात उसे इतनी देर हो गई थी, नहीं तो अमूमन वो शाम को 6 से 7 बजे के बीच ही घर पहुंच जाता था। घर जाते हुए जैसे ही वो रास्ते में पड़ने वाले ब्रिज के ऊपर पहुंचा वैसे ही उसकी बाइक बंद पड़ गई। अभय ने बाइक साइड में रोकी और उसकी खराबी देखने लगा कि आखिर किस कारण वो बंद हुई है। वो ब्रिज स्ट्रीट लाइट की रोशनी से नहाया हुआ था, जिस कारण अभय को देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अभय ने पूरे ध्यान से बाइक के सभी वायर्स, पेट्रोल और स्पार्क प्लग चेक कर लिए, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि बाइक बंद क्यों हुई, क्योंकि वो सब बिल्कुल ठीक थे। अभय ने किक से भी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। जब वो बाइक स्टार्ट कर रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके बगल में कोई जाना पहचाना व्यक्ति है जो उसकी नकल कर रहा है, मतलब वो भी उसके जैसे ही किक मारने के एक्शंस कर रहा है। लेकिन जैसे ही अभय ने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अभय ने सोचा कि इतनी रात हो गई है और उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और वो थका हुआ भी है, इसलिए हो सकता है ये उसके मन का वहम हो, और फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तब अभय उसे धक्का मारकर ही घर जाने लगा। अभय ने बाइक को कुछ दूर तक ही धक्का लगाया था, तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे उसके बगल से कोई चल रहा है और उसने बिल्कुल अपने दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं जैसे उसने अपने दोनों हाथों से बाइक के हैंडल पकड़े हुए थे। लेकिन इस बार भी अभय को कोई नहीं दिखा। जब उसके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो उसे थोड़ा डर लगा और वो जल्दी जल्दी घर की ओर कदम बढ़ाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद स्ट्रीट लाइट की रोशनी खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ घनघोर अंधेरा रास्ता था, लेकिन उससे थोड़ी दूर ही वो गली थी जहाँ उसका घर था। अभय जैसे ही उस अंधेरे रास्ते में पहुँचा वैसे ही उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसी की वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मुंह बंद करके हंस रहा हो। वैसे तो अभय को ना तो अंधेरे से डर लगता था और ना ही इस तरह की आवाज़ें उसे डरा सकती थी, लेकिन उस रात उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा डर गया और बाइक छोड़कर घर की तरफ दौड़ लगा दी और घर पहुंचते ही पागलों जैसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसकी माँ शांता ने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है। अभय की ऐसी हालत देखकर शांता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह हाँफ क्यों रहे हो, भागते हुए आए हो क्या? अभय ने शांता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर वहीं पास ही रखे सोफे में बैठ गया और पानी मांगा। शांता तुरंत किचन की ओर भाग गई और पानी लाकर दिया। अभय ने तुरंत पानी पिया और दुबक कर सोफे में बैठ गया। शांता ने फिर पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभय ने शांता की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल देखकर शांता समझ गई कि उसे किसी साय ने जकड़ लिया है और वो तुरंत किचन की ओर गई
वहाँ से एक लोटा पानी ले आई और अभय को घर के बाहर ले जाकर उसे बिठा दिया और उसके चारों ओर 7 बार घुमाकर पानी फेंक दिया। उसके कुछ देर बाद अभय को उठाकर घर के भीतर ले आई। जैसे ही अभय ने घर के भीतर पहला कदम रखा, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो उठकर बैठा और शांता से पूछता है, माँ, क्या हुआ था मुझे और मैं यहाँ कैसे आया? तब शांता उसे पूरी बात बताती है और अभय भी उसके साथ जो हुआ वो सब बताता है, लेकिन एक बात छुपा जाता है। माँ, जब मुझे वो हंसने की आवाज़ सुनाई दी तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर भारी हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं बाइक वहीं छोड़कर घर भाग आया। अभय को खाना खिलाने के बाद शांता अपने कमरे में जाती है और अभय अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। जैसे कि वो आंख बंद करता है, वैसे उसे वही डरावनी हंसी सुनाई देती है और वो सफ़ेद रंग से पुता हुआ चेहरा दिखाई देता है जो उसने ब्रिज के ऊपर देखा था। रात भर ना सोने और डर के कारण अभय को अगली सुबह बुखार आ जाता है और वो ऑफिस नहीं जाता। अगले 3 दिनों तक अभय का बुखार नहीं उतरता। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। जब डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं होता, तब शांता अभय के लिए तांत्रिक से एक ताबीज़ बनवा लाती है, जिसे पहनने के बाद अभय अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और पहले जैसे अपने काम में लग जाता है। उसके कुछ दिनों बाद ही वो तावीज़ अपने आप कहीं गिर जाता है, लेकिन अभय को पता नहीं चलता। जिस दिन अभय का तावीज़ गिरा था, उसी रात अभय अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी नींद खुली और उसे किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अभय के कमरे में अभय ने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अभय जैसे ही फिर से सोने की कोशिश करता है, उसे किसी आदमी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक कर बिस्तर में बैठ जाता है। बिस्तर में बैठा अभय बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लगभग 5 मिनट तक वो बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कमरे में सिर्फ पंखा चलने की आवाज़ और घड़ी के टिक टिक ही सुनाई देती है। जब अभय को अगले 5 मिनट तक किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती, तो उसे लगता है कि शायद सड़क पर कोई चीखा होगा जिसकी आवाज़ उसे सुनाई दी है। ये सोचकर अभय फिर से जैसे ही बिस्तर पर लेटने वाला होता है, वैसे ही उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। इस बार उसे ऐसे लगता है जैसे कोई उसके बाएं कान के पास ही हंस रहा हो, तो वो तुरंत उस तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रहता। तभी उसकी नज़र वहीं बगल के दीवार में टंगे आईने पर पड़ती है, जिसमें उसे अपना चेहरा सफ़ेद रंग से पुता दिखाई देता है। अभय तुरंत उठकर आईने में अपना चेहरा अच्छे से देखता है, लेकिन इस बार उसे अपने चेहरे में सफ़ेद रंग गायब दिखता है। लेकिन अचानक फिर से उसका चेहरा सफ़ेद रंग से पुत जाता है। ये देखकर अभय बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराहट में पीछे की तरफ भागता है और बिस्तर से टकराकर गिर जाता है। तुरंत उठकर वो कमरे से बाहर भागता है और अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाने लगता है। तुरंत उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और उससे कहती है, क्या हुआ? तू इस तरह दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा है? तुझे पता है ना तेरे पिताजी का दिल कितना कमज़ोर हो गया है, इस तरह तो तू उन्हें मार ही डालेगा। तभी अभय के पिता राजू की भी आवाज़ आती है। क्या हुआ बेटा, तो इस तरह घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं जी, अभय ने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए वो घबराया हुआ हमारे पास आया है। शांता राजू को यह बोलकर अभय का हाथ पकड़कर उसे कमरे से दूर ले जाती है। माँ, मेरे कमरे में वो है। घबराया हुआ अभय हाफते हुए सब कुछ बताता है। मैंने जो तुझे ताबीज़ दिया था वो कहाँ है? मैंने पहना हुआ है माँ, ये देखो। ये कहता हुआ अभय अपने गले में ताबीज़ ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। माँ, लगता है ताबीज़ कहीं गिर गया है, अब क्या होगा? अभय बोला। तो फिक्र मत कर, मैं फिर कल तुझे नया ताबीज़ बनवा कर ला दूंगी। शांता बोली। माँ, लेकिन आज की रात कैसे कटेगी? आज तो हमारे साथ हमारे कमरे में ही सो जा, शांता ने कहा। तभी अभय के फ़ोन में किसी का फ़ोन आता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा और डर जाता है, जिस कारण वो पसीना पसीना हो जाता है। अभय को इस तरह डरा हुआ देखकर शांता उसके डरने का कारण पूछती है। तब अभय बताता है, माँ, राघव अंकल के घर से फ़ोन था, आज उनकी भी डेथ हो गई है। इसका मतलब अब मेरी और पिताजी की बारी है। ये तू क्या कह रहा है? पागल हो गया है क्या? शांता ने डांटते हुए कहा। नहीं माँ,
मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब से हम सब ने मिलकर रमेश को मारा था, तब से देखो, शर्मा अंकल, राघव अंकल और विनय की डेथ हो चुकी है। अब सिर्फ हम दो ही बाकी हैं। अब वो हमें भी मार देगा। शांता को ये नहीं पता था, इसलिए अभय के मुंह से ये बात सुनकर उसे बहुत धक्का लगा। क्या तुमने एक आदमी को जान से मार दिया? चौंकते हुए शांता ने पूछा। माँ, जब हमारी दुकान में चोरी हुई थी तब हमें उसी पर शक था और हम तो बस उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उसके सिर में ज़्यादा चोट लग गई थी और वो मारा गया था। जिसके बाद जिसने उसे मारा था उनमें से 3 लोगों की डेथ हो गई। अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। अभय ने शांता को पूरी बात बता दी। जब अभय और शांता दोनों बातें कर रहे थे, तभी उन्हें कमरे के अंदर से राजू के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ के लोग बड़े ही मतलबी हैं। इन लोगों के बीच रहकर तुम क्या करोगे? चलो तुम मेरे साथ उस जगह जहाँ सब एक जैसे हैं। वहाँ बड़ी ही शांति है। वहाँ ना तो भूख और ना ही प्यास है। ये सुनकर अभय समझ जाता है कि उसके पिता के शरीर में रमेश सवार हो चुका है और वही ये सब बुलवा रहा है। शांता भागकर कमरे के अंदर जाती है, लेकिन अभय नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। शांता कमरे के अंदर जाकर देखती है कि राजू ने अपने पूरे चेहरे में पाउडर पोता हुआ है और उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान है। शांता को देखकर राजू उसके जैसा ही चेहरा बना लेता है और हाथों का इशारा करके उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन शांता उसके पास नहीं जाती। तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास बच्चों जैसे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर जाता है। ये देखकर शांता बहुत ज़्यादा डर जाती है और सहमी हुई एक ही जगह खड़ी रहती है और अभय को आवाज़ लगाती है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तो बस अभय और राजू से अपना हिसाब चुकता करने आया हूँ। मैंने आखिर उनका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर मार दिया? तुम्हें नहीं पता 2 दिनों तक तड़पना क्या होता है। मैं 2 दिनों तक जंगल में तड़पता रहा और आखिरकार तड़पते हुए हर पल मौत को बुलाते हुए मेरी जान निकल गई। अब मैं भी उन दोनों को बताऊंगा कि तड़प तड़प कर मरना क्या होता है। 3 को तो मैंने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। इतना कहकर राजू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और ताली बजाने लगा। राजू के शरीर में रमेश की आत्मा घुस चुकी थी, जो अब अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। हंसता और ताली बजाता हुआ राजू वहाँ से चला जाता है और शांता बिना हिले डुले आंख बंद किए वहाँ खड़ी रहती है। कुछ देर बाद राजू फिर शांता के सामने आकर कहता है, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे ही शांता आंखें खोलती है, वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें कुछ मत करो, इनसे गलती हो गई। शांता इसलिए गिड़गिड़ा रही थी क्योंकि राजू के हाथ में एक तेज़धार चाकू था, जिससे वो खुद का ही हाथ काट रहा था और उस घाव से बहुत खून भी बह रहा था। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं इसके शरीर में सवार हूँ तब तक इसे दर्द का एहसास नहीं होगा। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं इसका शरीर छोड़ दूँगा, वैसे ही इससे पता चलेगा तड़प तड़प कर मरना क्या होता है। इसके बाद अब अभय की बारी है, लेकिन इसे मारने से कुछ देर पहले मैं इसका शरीर छोड़ दूँगा ताकि इसे वो सच बता सकूँ जिसके कारण इसने मुझे मारा था। लेकिन वो सच अभय को भी सुनना होगा। शांता अभय को बुलाती है। डरता हुआ अभय भी वहाँ आ जाता है। तब राजू के शरीर में सवार रमेश बताता है, तुम्हारी दुकान में चोरी मैंने नहीं बल्कि विनय ने की थी और चोरी करके सारा सामान उसने अपने गोडाउन में छुपा रखा था। उसके गोडाउन में आग मैंने ही उसके शरीर में सवार होकर उसी से लगवाई थी और उसी आग में वो जलकर मर गया था। मेरी लाश को तो चिता नसीब नहीं हुई, लेकिन मैंने उसे जीते जी जला दिया था। बात खत्म करते ही राजू अपने गले में चाकू मार लेता है और वहीं गिरकर मछली की तरह तड़पते हुए अगले कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। उसे देखते हुए अभय और शांता दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं। राजू के मरते ही अभय को लगने लगता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन वो जानता है कि बचने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रमेश 4 लोगों को तो मार ही चुका है, उसे भी किसी न किसी तरह से मार ही देगा। लेकिन राजू के मरने के 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। न तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और न ही कोई दिखाई देता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज़ से अभय इतना डर जाता था कि उसकी चीख निकल जाती थी। डर के मारे
उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन 1 महीना बीत जाने के कारण अभय को लगने लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। लेकिन एक दिन जब वो सोकर उठा और उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो अपना चेहरा सफ़ेद पुता दिखाई दिया। चेहरा देखते ही अभय ज़ोर ज़ोर से हंसा और घर के बाहर निकल गया। शांता ने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा और उसके पीछे पीछे दौड़ लगा दी। शांता समझ गई थी कि उसके शरीर में रमेश सवार है और उसे ले जा रहा है। अभय अब उसी चौराहे पर पहुंच चुका था जहां पर रमेश लोगों को हंसाया करता था। वहां पर जाकर वो वैसे ही करने लगा जैसे रमेश करता था। दोनों हाथों को उठाकर नाचना, दबी हंसी हंसना, जाते जाते लोगों की नकल करना। शांता ये सब देख रही थी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कह रही थी, इसे छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो, ये मेरा आखिरी सहारा है। इसे अगर कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। आते जाते लोग शांता को इस तरह देखकर उसे पागल समझ रहे थे। अभय सिर्फ मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा और जैसे ही वहाँ से एक तेज़ रफ्तार ट्रक निकला, अभय भागकर उसके सामने चला जाता है और वो ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है। इस तरह से रमेश ने उन 5 से अपनी मौत का बदला ले लिया। तो ये थी एक माइम आर्टिस्ट रमेश की दर्द भरी और खौफनाक कहानी। इसीलिए कहा जाता है कि गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करे। हर समय अपने से कमज़ोर या दुखी इंसान पर शक करना और उस पर अत्याचार करना बहुत गलत है। कभी ना कभी आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।